नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। बुलेटिन में आज बात होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान का शुभारंभ करेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारत चीन सीमा पर जारी तनाव के बीच चीन अपने सैनिक पीछे कर चुका है। इसको लेकर देंगे आपको जानकारी। साथ ही बात होगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों की। डालेंगे नजर अलग अलग राज्यों में कोरोना की स्थिति को लेकर, उसके लिए किए जा रहे प्रयासों को लेकर। आइए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर राज्य के मुख्यमंत्री और संबंधित मंत्री भी शरीक होंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री 6 जिलों के ग्रामीणों के साथ बातचीत करेंगे। राज्य के विभिन्न जिले जनसेवा केंद्रों और कृषि विज्ञान केंद्रों के जरिए इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में लगभग 30 लाख प्रवासी श्रमिक अपने घर वापस लौट चुके हैं। उत्तर प्रदेश के 31 जिलों में 25,000 से भी ज्यादा प्रवासी श्रमिक अपने घरों को लौट चुके हैं। इनमें 5 आकांक्षी जिले भी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने उद्योग और अन्य संगठनों के साथ साझेदारी करते हुए एक अनूठी पहल आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान की परिकल्पना की है, जिसके तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कार्यक्रमों में सामंजस्य स्थापित किया गया है। यह अभियान रोजगार प्रदान करने, स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर मुहैया कराने के लिए औद्योगिक संघों और अन्य संगठनों के साथ साझेदारी करने पर विशेष रूप से केंद्रित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की उपस्थिति में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस अभियान का शुभारंभ करेंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के संबंधित मंत्रालयों के मंत्री भी वर्चुअल लॉन्चिंग में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के 6 जिलों के ग्रामीणों के साथ संवाद करेंगे। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर सामाजिक दूरी बनाए रखने के मानदंडों का पालन करते हुए उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के गांव के लोग साझा सेवा केंद्रों और कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। कोविड-19 महामारी का सामान्य कामगारों, विशेषकर प्रवासी श्रमिकों पर अत्यंत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। बड़ी तादाद में प्रवासी श्रमिक अपने अपने राज्य वापस लौट चुके हैं। कोविड-19 को फैलने से रोकने की चुनौती प्रवासियों और ग्रामीण श्रमिकों को बुनियादी सुविधाएं और आजीविका के साधन उपलब्ध कराने की आवश्यकता के कारण और भी अधिक बढ़ गई है। ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार ने विभिन्न सेक्टरों में विकास को नई गति प्रदान करने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की। देश के पिछड़े क्षेत्रों में बुनियादी ढांचागत सुविधाएं तैयार करने पर विशेष जोर देते हुए रोजगार सृजन के लिए 20 जून 2020 को गरीब कल्याण रोजगार अभियान का शुभारंभ किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1950 में हुए कोरियाई युद्ध की 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर कोरियाई प्रायद्वीप में शांति के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वालों को श्रद्धांजलि दी। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में आयोजित समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो संदेश दिखाया गया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में स्थायी शांति के प्रयास में भारत दक्षिण कोरिया के साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संदेश में दक्षिण कोरिया के युद्ध के दौरान भारतीय योगदान को याद किया, जो 60 पैरा फील्ड अस्पताल की तैनाती के रूप में किया गया था। उन्होंने दक्षिण कोरियाई लोगों को युद्ध के बाद एक महान देश के निर्माण में उनके लचीलेपन, कड़ी मेहनत और संकल्प के लिए बधाई दी और कोरियाई प्रायद्वीप में शांति और स्थिरता को सुरक्षित रखने के लिए दक्षिण कोरिया की सरकार के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कोरियाई प्रायद्वीप में स्थायी शांति के लिए सरकार और भारत की जनता की ओर से शुभकामनाएं दी। The government and people of India stand by the government and the people of the Republic of Korea in their quest for permanent peace in the Korean Peninsula. I also appreciate the efforts made by President Moon Jae-in to preserve
and promote peace in the Korean Peninsula. पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारत चीन सीमा पर जारी तनाव के बीच कल एक बड़ी खबर आई। गलवान घाटी में सीमा क्षेत्रों पर चीन ने अपने सैनिकों को पीछे किया है। दोनों देशों के बीच सीमा पर तनाव कम करने के लिए कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर लगातार प्रयास किया जा रहा है। भारत चीन तनाव को कम करने के प्रयासों के तहत गलवान घाटी में चीनी सैनिकों की संख्या में कमी देखी गई है। एएनआई को सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक गलवान घाटी में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास कुछ क्षेत्रों में चीन ने अपने कुछ सैनिकों और वाहनों को पीछे हटा लिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा है कि भारत और चीन के बीच तनाव कम करने के लिए जो सहमति बनी है, उम्मीद है चीन उसे लागू करेगा। The Chinese side departed from these understandings in respect of the LAC in the Galwan area and sought to erect structures just across the LAC. When this attempt was foiled, Chinese troops took violent actions on 15 June 2020 that directly resulted in casualties. Thereafter, both sides remained deployed in large numbers in the region, while military and diplomatic contacts are continuing. 15 जून की रात दोनों देशों के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद ये पहली बार है जब चीन की सेना पीछे हटी है। भारत चीन सैनिकों के बीच तनाव को कम करने के लिए दोनों देशों के बीच राजनयिक और सैन्य स्तर पर कई बैठकें हुई थीं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा है कि भारतीय सैनिकों ने कभी भी वास्तविक नियंत्रण सीमा का उल्लंघन नहीं किया है, लेकिन चीन ने कई बार आपसी समझौते को तोड़ा है, जिसके चलते सीमा पर टकराव की नौबत आई है। दोनों देशों के बीच सीमा पर जारी तनाव को लेकर 24 जून को भारत और चीन के विदेश मंत्रालयों के संयुक्त सचिव के नेतृत्व में सीमा मामले पर बनी समन्वय समिति की बैठक हुई थी, जबकि इससे पहले दोनों देशों के बीच 22 जून को मालदो में हुई कमांडर स्तर की वार्ता में चीनी पक्ष ने भारत को आश्वासन दिया था कि वो अपने सैनिकों को फ्रंट एरिया से डेप्थ एरिया में भेजेंगे, यानी चीनी सेना एलएसी पर अग्रिम क्षेत्र से पीछे हटेगी। ये बातचीत सौहार्दपूर्ण, सकारात्मक और रचनात्मक माहौल में हुई थी। इस दौरान भारत ने दो टूक कहा कि चीनी सैनिक अपनी सीमा में वापस लौटे। वार्ता में दोनों पक्ष टकराव के सभी क्षेत्रों से हटने पर सहमत हुए थे। साथ ही ये भी तय किया गया था कि सीमा क्षेत्र में सैनिकों को पूर्व स्थिति में लाने के लिए प्रक्रिया को सकारात्मक माहौल में आगे बढ़ाया जाएगा। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। पूर्वी लद्दाख में तनाव के चरम पर पहुंचने के बाद मेल मिलाप का लहजा अपनाते हुए चीन ने कहा कि वो सीमा गतिरोध से निपटने के लिए भारत के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। इसके साथ ही उसने कहा कि संदेह और संघर्ष गलत रास्ता है और ये दोनों देशों के लोगों की मौलिक आकांक्षाओं के विपरीत है। भारत में चीनी राजदूत सुन वेईदोन ने समाचार एजेंसी पीटीआई के साथ एक साक्षात्कार में कहा कि चीन और भारत मतभेदों को सुलझाने में सक्षम है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि अमेरिका यूरोप में अपनी सैन्य उपस्थिति को कम कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के लिए बना चीनी खतरा इसकी एक वजह है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कल ब्रसेल्स फोरम वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में एक सवाल के जवाब में ये बात कही। माइक पोम्पियो ने कहा कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के एक्शन से ये लग रहा है कि वो भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपीन और साउथ चाइना सी में खतरा है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सेना को हमारे वक्त की इन चुनौतियों से निपटने के लिए सही तरीके से तैनात किया गया है। माइक पोम्पियो ने कहा कि ट्रंप प्रशासन ने 2 साल में अमेरिकी मिलिट्री की तैनाती की रणनीतिक तरीके से समीक्षा की है। अमेरिका ने खतरों को देखा है और समझा है कि साइबर इंटेलिजेंस और मिलिट्री जैसे संसाधनों को कैसे बांटा जाए। इससे पहले माइक पोम्पियो ने बताया कि उन्होंने यूरोपियन यूनियन के विदेश नीति के प्रमुख जोसेफ बोरेल से चीन को लेकर बातचीत का प्रस्ताव स्वीकार किया। इसके लिए वो जल्द ही यूरोप जाने वाले हैं। People's Liberation Army's provocative military actions. They include its continued aggression in the South China Sea, deadly border confrontations in India, an opaque nuclear program, and threats against peaceful neighbors. There will be fewer American resources. There'll be other places. I just talked about the threat from the Chinese Communist Party. So now threats to India, threats to Vietnam, threats to Malaysia, Indonesia, South China Sea challenges, the Philippines. We're going to make sure we're postured appropriately to counter the PLA.
भारत ने कहा कि वो ट्रंप प्रशासन द्वारा H-1B वीजा को बाधित करने के फैसले का भारतीय नागरिकों और उद्योगों पर असर का आकलन कर रहा है। इसके साथ ही भारत ने कहा कि लोगों का संपर्क और आर्थिक सहयोग दोनों देशों के रिश्तों का अहम पहलू है। High-skilled Indian professionals bring important skill sets, bridge technological gaps, and impart a competitive edge to the US economy. They have also been a critical component of the workforce that is at the forefront of providing COVID-19 related assistance in key sectors, including health, information technology, and financial services. The US has always welcomed talent, and we hope our professionals will continue to be welcomed in the USA in the future. भारत ने कश्मीर पर चर्चा के लिए इस्लामिक सहयोग संगठन के एक संपर्क समूह की बैठक को लेकर निशाना साधा और स्पष्ट रूप से कहा कि संगठन को देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। OIC के पास सिर्फ भारत के आंतरिक मामलों में कोई लोकल स्टैंड है नहीं, और जिसमें कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर भी शामिल है। तो दे हैव नो लोकल स्टैंड टू कमेंट ऑन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ इंडिया। और हम लोग ये पहले भी कह चुके हैं कि OIC शुड डिजिस्ट फ्रॉम मेकिंग सच अनवांटेड रेफरेंसेस। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत और नेपाल इस मॉनसून में बाढ़ से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए समन्वय कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि बाढ़ के संबंध में भारत और नेपाल के बीच पहले से ही एक द्विपक्षीय तंत्र मौजूद है। उन्होंने कहा कि तटबंध और कटाव रोकने वाले कार्य पहले ही शुरू किए जा चुके हैं। इसके अलावा भारत नेपाल सीमा पर कुछ प्रमुख नदियों पर पहले से ही काम चल रहा है। Regarding these flood embankment works, there's already an existing bilateral mechanism between India and Nepal with regard to flooding and inundation works. And the embankment and anti-erosion works have already commenced. We are already ongoing on some of the major rivers along the India-Nepal border. Both sides are coordinating on a real-time basis to minimize the damage due to flooding and inundation in this monsoon season. मॉनसून के साथ ही प्राकृतिक आपदाओं की भी शुरुआत हो गई है। बिहार और उत्तर प्रदेश में 48 घंटे के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से 110 लोगों की मौत हो गई और 30 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। बिहार के आपदा प्रबंधन विभाग ने बताया है कि राज्य में आकाशीय बिजली गिरने से 83 लोगों की मौत हुई है, 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं और संपत्ति को भी नुकसान पहुंचा है। सबसे ज्यादा 13 मौत बिहार के गोपालगंज जिले में हुई। वहीं उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में आकाशीय बिजली गिरने से 24 लोगों की मौत हो गई। सबसे ज्यादा देवरिया जिले में 9 लोगों की मौत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश और बिहार के कई इलाकों में भारी बारिश और बिजली गिरने से लोगों की मौत पर दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट किया कि बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने से कई लोगों के निधन का दुखद समाचार मिला। इस आपदा में जिन लोगों को जान गंवानी पड़ी, उनके परिजनों के प्रति उन्होंने संवेदना जताई। उन्होंने कहा कि दोनों प्रदेशों की सरकारें तत्परता से राहत कार्यों में जुटी हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी तेज बारिश और बिजली गिरने के कारण उत्तर प्रदेश और बिहार में लोगों की मौत पर गहरा दुख जताया है। और इसी के साथ यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। कोरोना वायरस से बचाव को लेकर सबसे पहले हमें यह सोचना चाहिए कि इस वायरस को फैलने से कैसे रोका जाए और किस प्रकार स्थिति को नियंत्रण में रखा जाए। कोरोना वायरस के खिलाफ भले ही दवा नहीं है, लेकिन समय रहते इसके लक्षणों का पता चल जाए तो इलाज संभव है। क्या है लक्षण? तेज धड़कन, सिर दर्द, सांस लेने में तकलीफ होना, छींक आना, खांसी आना, बुखार, गंभीर मामलों निमोनिया व सांस लेने में बहुत ज्यादा मुश्किल होना। कोरोना वायरस से डरने की जरूरत नहीं है। इस वायरस को लेकर किसी प्रकार का भ्रम न फैलाएं। हालांकि सावधानी जरूर बरतें, क्योंकि यह वायरस एक से दूसरे में बीमारी फैलाती है। इसलिए अलर्ट रहें और बचाव पर ज्यादा ध्यान दें।
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी। देश भर में कोरोना जांच की सुविधाओं में काफी बढ़ोतरी हुई है। इस समय देश भर में कुल 1007 प्रयोगशालाएं परीक्षण का काम कर रही हैं। इसमें से 734 सरकारी और 273 प्राइवेट हैं। रोजाना करीब 2 लाख से ज्यादा सैंपल टेस्ट किए जा रहे हैं। बुधवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 75 लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। वहीं देश में कोविड संक्रमित रोगियों के स्वस्थ होने की जो दर है वो 57.43% हो गई। देश भर में अब तक 2,71,696 कोरोना मरीज उपचार के बाद ठीक हो चुके हैं। कोविड महामारी की स्थिति का जायजा लेने के लिए केंद्रीय दल आज से गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना का दौरा करेगा। तीनों राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने दिल्ली से टीम भेजने का फैसला किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल की अगुवाई में आज से 29 जून तक केंद्रीय टीम इन राज्यों के अधिकारियों के साथ बातचीत कर हालात की समीक्षा करेगी और कोरोना से निपटने में चल रहे प्रयासों को बढ़ाने में सहयोग करेगी। सभी राज्य सरकारें अपने यहाँ कोरोना के फैलाव को रोकने और इलाज के लिए कई कदम उठा रही हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार शहर के बैंक्वेट हॉल में कोविड उपचार केंद्र बनाएगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि बुधवार को एक बैंक्वेट हॉल में 100 बिस्तरों वाला कोरोना सेंटर शुरू किया गया है। इस समय कोविड-19 के मरीजों के लिए 6000 बेड खाली हैं। सरकार लगातार बिस्तरों की संख्या बढ़ा रही है। इस बीच दिल्ली में डॉक्टर की किल्लत को देखते हुए दिल्ली सरकार ने रेजिडेंट डॉक्टर्स का कार्यकाल बढ़ाने और खाली पड़े मंजूर रिक्त पदों पर नियुक्त करने का फैसला किया है। वहीं मुंबई के कुछ उत्तरी उपनगरों में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए बीएमसी टीमें हर वार्ड में कम से कम 10,000 घरों में स्क्रीनिंग करेंगी। बीएमसी के अनुसार आने वाले सप्ताह में बोरीवली, कांदिवली, दहिसर, मलाड, अंधेरी में लगभग 25 लाख लोगों की स्क्रीनिंग की जाएगी। उच्च जोखिम वाले व्यक्तियों का परीक्षण करने के लिए 27 जून से रैपिड टेस्टिंग किट का उपयोग किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड के संदिग्ध मरीजों की जल्द पहचान के लिए चिकित्सा निगरानी प्रणाली को मजबूत किया है और राज्य के हर ग्राम पंचायतों में एक निगरानी दल तैनात किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक प्रदेश में अब तक 6 लाख से ज्यादा संदिग्ध कोरोना वायरस के नमूनों की जांच की जा चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिल्ली में घर घर जाकर कोरोना वायरस संक्रमितों का पता लगाने के लिए एक व्यापक अभियान शुरू हो गया है। घर घर जाकर वायरस संक्रमण का पता लगाने वाली इस प्रक्रिया को 6 जुलाई तक पूरा किया जाना है। इसकी शुरुआत मध्य दिल्ली के सिविल लाइंस, चंद्रावल और अन्य क्षेत्रों से हुई और इसी बीच दिल्ली में अब कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति को कोविड केयर सेंटर में रहना अनिवार्य नहीं है। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने अपने उस पुराने फैसले को वापस ले लिया है जिसमें यह कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो उसे शुरुआती 5 दिनों के लिए कोविड केयर सेंटर में रहना अनिवार्य होगा। वहीं दिल्ली में कोरोना संक्रमितों के कुल आंकड़े 73,000 के पार पहुंच गए। बीते 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 3,390 नए केस सामने आए। हालांकि 50% से अधिक कोरोना संक्रमित मरीज ठीक होकर घर वापस भी लौटे हैं। कोरोना महामारी के कहर के बीच देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए राज्यों में अनलॉक करते हुए शॉपिंग मॉल, होटल और मल्टीप्लेक्स खोल दिए गए हैं। इसी बीच छत्तीसगढ़ परिवहन आयुक्त ने राज्य में जिलों के भीतर और अंतर जिला आवागमन के लिए यात्री बसों को तत्काल प्रभाव से संचालन की अनुमति दे दी है। यात्री बसों के संचालन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करना होगा। आईसीएमआर ने कोविड-19 की जांच की क्षमता बढ़ाने की कवायद के तहत एंटीजन परीक्षण किट तैयार करने वाली सभी कंपनियों से आवेदन मंगवाया है। इसके तहत आवेदन देने वाली कंपनियों के परीक्षण किट की पड़ताल कर उन्हें मंजूरी दी जाएगी। एंटीजन विधि से त्वरित जांच होती है और 30 मिनट में परिणाम आ जाते हैं। वहीं आईसीएमआर ने सभी सरकारी प्रयोगशालाओं को ये सलाह दी है कि जिन नमूनों के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है उन्हें नष्ट करने से पहले कम से कम 30 दिन के लिए सुरक्षित रखा जाए। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ई-ब्लड सर्विसेज मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की ये पहल कोविड-19 से निपटने के लिए है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जरूरतमंद लोग इस ऐप पर पंजीकरण करा सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं कि उन्हें कहां पर ब्लड मिलेगा।
उन्होंने बताया कि लोग अधिकतम 4 यूनिट ब्लड की मांग कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 2015 में शुरू की गई डिजिटल इंडिया योजना के तहत सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीकैट की ई रक्त कोष टीम ने विकसित किया है। नीति आयोग ने बिल एंड मी इंडिया गेट फाउंडेशन, CSBC और अन्य संस्थाओं के साथ संयुक्त रूप से नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल अभियान से लॉन्च किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य कोविड सुरक्षित व्यवहारों पर ध्यान केंद्रित करना है। इस पोर्टल को केंद्र सरकार द्वारा गठित टीम और अधिकार प्राप्त समूह 6 के मार्गदर्शन में विकसित किया गया। इस अवसर पर नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत ने कहा कि कोविड-19 के दौरान हमारे व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन भी महामारी से लड़ने के लिए प्रभावी साबित हुआ है। देश का उद्यमी राज्य गुजरात अपने उद्योग धंधों, नवाचार और अर्थव्यवस्था की गतिशीलता की बदौलत हमेशा से विकास का मॉडल रहा है। कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के बाद अर्थव्यवस्था में गतिशीलता लाने के लिए गुजरात सरकार ने 14,000 करोड़ रुपए की आत्मनिर्भर गुजरात योजना का ऐलान किया है। पैकेज में राज्य के हर वर्ग का खास ख्याल रखा गया है। गुजरात सरकार ने लॉकडाउन के बाद राज्य की अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए 14,000 करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर गुजरात पैकेज का ऐलान किया है। राज्यसभा टीवी से खास बातचीत में गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने बताया कि आत्मनिर्भर गुजरात पैकेज में अलग अलग क्षेत्रों के लिए 14,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इसमें राज्य के सभी वर्गों का खास ख्याल रखा गया है। प्रॉपर्टी टैक्स, बिजली के बिल, वाहन के ट्रांसपोर्ट टैक्स, उसमें माफी तहत 2200 करोड़ रुपया की आर्थिक मदद की गई। उद्योग व्यापार के प्रोत्साहन के लिए सब्सिडी के रूप में 2900 करोड़ रुपया की आर्थिक मदद की। हाउसिंग सेक्टर को तेजी मिले, बढ़ावा मिले, 1000 करोड़ रुपये का हमने पैकेज दिया। कृषि, पशुपालन, मछली उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए 1190 करोड़ रुपया का हमने पैकेज दिया और अन्य बहुत सारी राहत और सब्सिडी, बोटलनेक को भी दूर किया। 5,000 करोड़ रुपया की आर्थिक मदद की गई। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा कि व्यापार गुजरात की रग रग में है, उसके DNA में है। गुजरात के लोग चुनौती में भी अवसर तलाश लेते हैं कि बिजनेस तो गुजरात की गुजरातियों के रगे रग में है, हमारे DNA में है। लॉकडाउन के दौरान और अनलॉक 1 में हमने कई ऐसे लोगों को देखा जिन्होंने रोजी रोटी कमाने के लिए नए तरीके खोज भी लिए और यही गुजरात का स्वभाव है। देश की 5% की जनसंख्या वाला राज्य गुजरात देश की कुल GDP में 7.5% का योगदान देता है, जो दिखाता है कि गुजरात की गतिशील अर्थव्यवस्था गुजरात की पहचान है। अमृता चौरसिया, राज्यसभा टीवी। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के साथ ये पूरी बातचीत आप देख सकते हैं आज शाम 6:30 बजे और रात 10:30 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। रेलवे ने सभी नियमित मेल, एक्सप्रेस और यात्री ट्रेन सेवाओं के साथ उपनगरीय ट्रेनों को 12 अगस्त तक स्थगित रखने का फैसला किया है। 12 अगस्त तक की यात्रा के लिए सभी नियमित ट्रेनों की बुक की गई जो टिकट है वो रद्द कर दी गई है और टिकट की 100% राशि लौटा दी जाएगी। हालांकि सभी स्पेशल ट्रेनें चलती रहेंगी और इस आदेश का असर 12 मई से चल रही 30 स्पेशल राजधानी ट्रेनों और 1 जून से चल रही 200 स्पेशल ट्रेनों पर नहीं होगा। अधिकारियों ने यह बताया है कि जरूरी सेवाओं में लगे कर्मियों की आवाजाही के लिए हाल में मुंबई में सीमित तौर पर शुरू की गई विशेष उपनगरीय सेवा भी जारी रहेगी। इससे पहले रेलवे ने 30 जून तक सभी ट्रेनों को रद्द किया था। रेलवे अपने अग्रणी स्वास्थ्य और परिचालन कर्मचारियों को कोविड-19 महामारी से सुरक्षा उपलब्ध कराने की चुनौती से पार पाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसके लिए अन्य मंत्रालयों और राज्य सरकारों के साथ समन्वय से सुविधाएं तैयार करने के लिए सभी संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है
और इसी कड़ी में रेलवे की ओर से 24 जून तक 1,91,000 पीपीई गाउन, 66.4 किलोलीटर सैनिटाइजर, 7,33,000 मास्क का विनिर्माण किया जा चुका है। जून और जुलाई महीने के लिए 1.5 लाख प्रति महीने पीपीई कवर ऑल बनाने का लक्ष्य तय किया गया है, जिसे आगे और बढ़ाए जाने का अनुमान है। भारतीय रेलवे में देश भर में 6,049 रेलवे स्टेशनों पर इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी आधारित वीडियो निगरानी प्रणाली लगाने के लिए रेलटेल के साथ एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। रेल मंत्रालय के तहत आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम रेलटेल रेलवे की श्रेणी A1, A, B, C, D और E के तहत आने वाले 6,049 स्टेशनों पर वीडियो निगरानी प्रणाली VSS मुहैया कराएगा। इससे यात्रियों की सुरक्षा काफी बढ़ जाएगी। रेलटेल ने देश भर में 215 स्टेशनों पर पहले ही VSS लगा दिए हैं। सरकार दूसरे देशों में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने के अपने प्रयास के तहत 3 जुलाई से वंदे भारत मिशन का चौथा चरण शुरू करेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि 7 मई को वंदे भारत अभियान शुरू किए जाने के बाद अब तक 3,64,000 से अधिक भारतीय विदेश से वापस आए हैं। उन्होंने कहा कि चौथे चरण में विशेष रूप से उन देशों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा जहां अभी भी बड़ी संख्या में ऐसे भारतीय हैं जिन्हें वापसी के लिए पंजीकरण किया है। और इसी बीच ऑपरेशन समुद्र सेतु के तहत INS जलाश्व ईरान के बंदर अब्बास बंदरगाह से 687 भारतीयों को लेकर तमिलनाडु के तूतीकोरिन के लिए रवाना हो चुका है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 5 जुलाई को होने वाली केंद्रीय शिक्षक अर्हता परीक्षा स्थगित कर दी, जो अब स्थिति अनुकूल होने पर आयोजित की जाएगी। पिछले साल यानी कि 2019 में स्विस बैंक में जमा भारतीयों के पैसे में अच्छी खासी गिरावट आई। स्विट्जरलैंड सेंट्रल बैंक की तरफ से जारी सालाना रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में भारतीयों के कुल 899 मिलियन स्विस फ्रैंक यानी कि 6,625 करोड़ जमा थे, जो कि 2018 के मुकाबले 6% कम है। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान का 36वां शिखर सम्मेलन आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष की सम्मेलन की मेजबानी वियतनाम कर रहा है। हालांकि कोविड-19 की वजह से यह सम्मेलन वर्चुअल तरीके से आयोजित किया जाएगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अपने फेसबुक पोस्ट पर आजादी के लिए संघर्ष शीर्षक से लेख लिखा। आपातकाल के 45 साल पूरे होने के मौके पर लॉकडाउन का हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति ने लिखा कि खुद को कोरोना वायरस से बचाने के लिए लोगों का घरों में कैद होना वैध था, लेकिन 1975 में लगा आपातकाल अवैध था, क्योंकि उस समय लोगों को उनके सभी मौलिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया था। उपराष्ट्रपति ने फेसबुक पोस्ट में कहा कि आज से ठीक 3 माह पूर्व हमने खुद ही स्वयं को कोरोना वायरस से बचाने के लिए घरों में कैद कर लिया था। अपने बचाव के लिए मास्क लगाने और सामाजिक दूरी रखने को तैयार हो गए। इस छोटी सी अवधि में ही हमें अनुभव हो गया कि बंदी क्या होती है। ये बंदी तो आज से 45 साल पूर्व देश को तथाकथित आंतरिक विरोध से बचाने के नाम पर लगाई गई बंदी के मुकाबले कहीं अधिक वैध और औचित्यपूर्ण है। 21 महीने लंबी उस गैर कानूनी बंदी के दौरान नागरिकों को जीवन के अधिकार समेत उनके मूलभूत अधिकारों से वंचित कर दिया गया। लाखों राजनेता, राजनीतिक कार्यकर्ता और नागरिकों को जेलों में भर दिया गया था। वो आपातकाल की काली अवधि थी। उपराष्ट्रपति ने कहा कि मैं आपातकाल के उन भयावह दिनों को याद करता हूं, कानूनी और गैर कानूनी, वाजिब और गैर वाजिब बंदी की तुलना करता हूं। आज 70% से अधिक हमारे देशवासियों का जन्म 22 मार्च 1977 के बाद हुआ है। उनको यह अनुभव ही नहीं है कि संविधान में सुनिश्चित किए गए नागरिकों के मूल अधिकारों से वंचित होना क्या होता है। लेकिन 25 जून 1975 को थोपे गए आपातकाल के दौरान वस्तुतः ऐसा हुआ। लोगों को उनके मूल अधिकारों से वंचित किया गया। उपराष्ट्रपति ने उन दिनों के अपने अनुभव को साझा करते हुए लिखा कि विशाखापत्तनम में जेल में बिताई गई अवधि ने जीवन की दिशा बदल दी। विचारों में विस्तार हुआ, दृष्टिकोण विस्तृत और विकसित हुआ। उपराष्ट्रपति ने लिखा कि वर्तमान में कोरोना महामारी ने वैध और स्वैच्छिक प्रतिबंधों के माध्यम से बंदी लगाई है। इसने बुनियादी स्वतंत्रता के महत्व को दोहराया है। निसंदेह हम जल्द ही
फिर से सामान्य जीवन जिएंगे। उपराष्ट्रपति ने कहा कि संविधान द्वारा सुनिश्चित की गई स्वतंत्रता जीवन की गरिमा की आधारशिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आज संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र की 75वीं वर्षगांठ है। 75 साल पहले आज ही के दिन 50 देशों ने सैन फ्रांसिस्को में इस पत्र पर हस्ताक्षर कर इसकी आधारशिला रखी। और इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। दीजिए इजाजत, नमस्कार।